हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट एम्परर का एपिसोड नंबर 7। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोयेन की यहाँ पर मिस किन के साथ शादी हो चुकी थी और ये बाकी की फैमिली के पास एक अच्छा मौका है इन लोगों पर अटैक करके इन्हें मारने का। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन इसमें वो बिल्कुल नाकामयाब रहे क्योंकि मोयेन ने तो इसकी पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। मोयेन यहाँ पर इन सब लोगों से डील करने में मसरूफी था कि तभी वहाँ पर अचानक से शैंगडन सेट का सेकंड एल्डर गेन्यू भी पहुँच गया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। अब मोयेन और उसके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो भी मोयेन से उस ट्रेजर को छीनना चाहता था, जिसकी वजह से मोयेन इतना ज्यादा पावरफुल हुआ। और एक जबरदस्त फाइट के बाद हम देखते हैं कि मोयेन ने गेन्यू को हरा दिया। गेन्यू को यहाँ पर किस्सा खत्म करने के बाद मोयेन बाकी की फैमिलीज के एल्डर्स को भी मार देता है। मोयेन अभी इन सब चीजों से यहाँ पर फारिग ही हुआ था कि तभी वहाँ पर शैंगडन सेट के और ज्यादा डेसिबल पहुंच चुके, जो कि मिस किन को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर शैंगडन सेट की डेसिबल लिन शिनयू को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए मिस किन पर अटैक करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो मिस किन पर अटैक कर पाते, मिस किन ने अपनी आइस क्रिस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उल्टा उसी पर अटैक कर दिया, जिसे तो लिन शिनयू ने डॉज कर लिया। साथ ही साथ वो कहने लगी वाकई में आइस फिनिक्स की पावर्स कमाल की हैं। बाई को भी यहाँ पर समझ आ चुका था कि ये दोनों मिलकर भी मिस किन को नहीं हरा सकते, इसीलिए उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फौरन से मिस किन पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से अटैक कर दिया। स्पिरिचुअल ड्रैगन को यो अपनी तरफ आता देख मिस किन तो काफी ज्यादा घबरा चुकी क्योंकि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगी। इसी वजह से मोयेन ने मिस किन के सामने हेवनली सील टेक्निक को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से तो मिस किन इस अटैक से बच गई। देखकर तो भाई को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि आज तो तुम्हें हमारे साथ हमारे से चलना ही होगा। ये सुनकर तो मोयेन कहने लगा आज ही मेरी शादी हुई है और आज ही सब लोग मुझे मिस किन से जुदा करना चाहते हैं, पता नहीं इनको मसला ही क्या है। मोयेन अभी ये सब यहाँ पर कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर शैंगडन सेट का चेयरमैन भी पहुँच गया, जो कि आते साथ ही मोयेन से कहता है कि तुम मुझे मिस किन को अपने सेट लेकर जाने से नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद वो चेयरमैन सीधा मोयेन पर अटैक कर देता है, जिसे तो मोयेन रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अटैक उससे नहीं रुक पाया। वो सीधे जाकर मोयेन को लगने ही वाला था कि अचानक से किसी ने उस अटैक को रोक दिया। वो बंदा सामने की तरफ आते हुए शैंगडन सेट के चेयरमैन से कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही इलाके में आकर मेरे बेटे पर हमला करने की, क्या तुम उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर तो शैंगडन सेट का चेयरमैन कहने लगा मु किन्यू, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम आज यहाँ पर आओगे। चलो खैर, तुम्हारी रिस्पेक्ट में मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूँ, लेकिन इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो मिस किन्यू को अपने साथ लेकर कहीं टेलीपोर्ट हो गया, जबकि यहाँ पर मिस किन का ग्रैंडपा तो उसे रोकने की कोशिश ही करता रह गया। मु किन्यू, जो कि मु फैमिली के चेयरमैन भी है, मिस किन के ग्रैंडपा को पकड़ते हुए कहने लगे कि वो मिस किन को कुछ भी नहीं करेंगे। कहते हुए जब उनकी नजर मोयेन पर पड़ी तो वो नीचे गिरने वाला था, इसीलिए वो फौरन से मोयेन के पास चले गए। साथ ही साथ वो मिस यूनर और उसके सर्वेंट को आवाज लगाते हुए कहने लगे अब और कितनी देर तुम लोग छुप कर रहोगी, चलो बाहर आ जाओ। जो सुनकर तो ये दोनों ही बाहर की तरफ आ गई। अब यूनर मु किन्यू से बहाना लगाते हुए कहने लगी अंकल कैसी बात है कि इत्तेफाक से हम दोनों यहाँ पर मिल गए। मु किन्यू भी इतना बेवकूफ थोड़ी था जो कि इसकी बातों में आ जाए, इसीलिए वो फौरन से बोलते हुए कहता है बच्ची तुम्हें मुझसे चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही मु किन्यू ने फौरन से मोयेन को यूनर की तरफ फेंक दिया। यूनर तो मोयेन को पकड़ने के बजाय उल्टा साइड पर हट जाती है, जिसकी वजह से मोयेन जमीन पर गिर गया। अब यूनर मोयेन की पल्स को महसूस करते हुए फौरन से हैरान होकर बोली ये तो शायद जिंदा भी नहीं है क्योंकि मैं इसमें लाइफ को फील नहीं कर पा रही। जबकि मोयेन का रियल फादर तो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा। अब ये मोयेन की किस्मत पर डिपेंड करता है कि वो जिंदा रहे या फिर मर जाए। यहाँ पर जब मोयेन की आंख खुली तो उसके आसपास बहुत सारी मेडिकल हर्ब्स थी, जिसे देखने के बाद मोयेन को समझ आ गया कि उसकी सोल ज़ूशियान स्क्रॉल के अंदर है। अब वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैरियर ऐसा होने नहीं देता। मोयेन अब यहाँ पर हार नहीं मान सकता था क्योंकि उसे दोबारा से रीइंकार्नेट होने के लिए 10,000 साल का वेट करना होगा। अपना बदला लेने के लिए मोयेन इतना वेट नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया और फौरन से जाकर ज़ूशियान बैंड को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मोयेन यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कह रहा था कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोक के रख सकता, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा चाहे वो कोई गॉड ही क्यों ना हो मैं उसे मार डालूंगा। के बाहर की तरफ यूनिट के सर्वेंट उसे कह रही थी कि ये अब मर चुका क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड है। यूनिट भी यहाँ पर उदास होते हुए कहती है कि मेरा फियांसे मुझसे शादी करने से पहले ही मर गया। फिर मोयेन फौरन से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि कौन मर गया, मैं तो जिंदा हूँ। यानी मोयेन ने ज़ूशियान स्क्रॉल के बैंड को तोड़ लिया होगा। मोयेन को यहाँ पर उठता हुआ देख यूनिट तो डर गई, इसीलिए वो फौरन से भागकर अपने सर्वेंट के पास चली जाती है। जबकि मोयेन तो उठते साथ ही उन्हें हाय कहने लगा। ये
देखकर तो वो और ज्यादा डर गई और भूत भूत कहकर यहाँ से चिल्लाकर भाग जाती है। मोयेन के होश में आने की खबर सुनकर उसका रियल फादर मू किन्यू भी उसके पास आ गया। अब वो मोयेन से सवाल करते हुए कहते हैं कि मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो, क्योंकि मेरा बेटा तो पैदाइशी बेवकूफ था और वो कभी भी फिजिकल बॉडी रेलम के 10th लेवल पर नहीं पहुंच सकता था। मू किन्यू की ये सारी बातें सुनने के बाद मोयेन एक क्रीपी सी स्माइल देकर कहने लगा, वैसे भी मोयेन की जिंदगी में आखिर अच्छा ही क्या था, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ उसे बुली किया गया और उसे बुली करने वाले और कोई नहीं बल्कि मू फैमिली के ही लोग थे। साथ ही साथ उसके फादर ने जैसे ही उसकी मदर की डेथ हुई तो उसे एक कचरा समझकर यहाँ पर फेंक दिया। जिस पर तो मोयेन का फादर कहता है कि मेरी अपनी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस लेकर जा रहा हूँ। हम लोग 3 दिन में नैन्यू सिटी की तरफ रवाना हो जाएंगे और हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यूनिट के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो चुकी, तुम्हारे पास उससे शादी करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। ये सब कहने के बाद उसका फादर यहाँ से जाने लगा, जबकि मोयेन तो ये दोनों काम ही नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो अपने फादर को आवाज लगाते हुए कहता है कि फादर प्लीज रुक जाए, मेरी बात सुन ले। लेकिन इससे पहले कि मोयेन अपने फादर के पीछे जा पाता उसे रास्ते में गार्ड्स ने रोक लिया, जो कि उसे कहते हैं मास्टर प्लीज हमें माफ कर दें, लेकिन इससे आगे आप नहीं जा सकते। मोयेन अब उनसे सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो बताते हैं कि हमें चेयरमैन ने ऑर्डर दी है कि आप 3 दिन से पहले यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आपकी सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आप हमारी फैमिली के यंग लॉर्ड हैं। मोयेन तो यहाँ पर उनकी सारी बातें सुनने के बाद हैरत से कहने लगा, क्या? लेकिन इसमें भी मोयेन का फायदा ही है, क्योंकि अभी के लिए वो शेंगदन सेट नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पावर्स नहीं कि वो जाकर शेंगदन सेट के लोगों से लड़कर मिस किन को वापस लेकर आए। इसीलिए वो यंग मास्टर की आइडेंटिटी को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करेगा ताकि वो शेंगदन सेट से कम्पीट कर सके। ये सब सोचने के बाद मोयेन भी अब नैन्यू सिटी जाने के लिए एग्री हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर मू किन्यू और मू लिनचेन पर आ जाता है, जहाँ पर मू किन्यू मू लिनचेन से कह रहा था, तुम्हारा इतने साल मेरे बेटे की हिफाजत करने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस पर तो मू लिनचेन कहता है कि आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, आखिर हम लोग एक फैमिली है, इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता था। मू किन्यू यहाँ पर उदास होते हुए कहता है कि मैं सिर्फ मोयेन को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, मैं चाहता था कि वो बस आराम से और खुश होकर जिंदगी गुजारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी उसने वही सब फेस किया। खैर इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफी बड़ा हो चुका। साथ ही साथ मोयेन ने अपनी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छी कर ली है, जिसकी वजह से मैं उसे नैन्यू सिटी लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं उसे फ्यूचर में लीडर बना सकूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दोबारा से मोयेन पर आ जाता है, जो कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्पिरिचुअल गैप रेलम के फर्स्ट लेवल को अचीव नहीं कर पा रहा था। ये देखते हुए मोयेन अपने मन में कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। मोयेन अभी ये सब यहाँ पर सोच रहा था कि अचानक से कोई उस पर पत्थर फेंककर वहाँ से भाग गया, जिसका पीछा करते हुए मोयेन भी छत पर आ जाता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शान्यू का ग्रैंडपा था, जो कि मोयेन से कहने लगा, मैंने सुना है कि तुमने शेंगदन के फेंगतियान पोर्ट को चुराया है। जिस पर मोयेन कहता है कि मुझे यकीन है कि आप मेरी वीक बॉडी का फायदा उठाते हुए मुझसे उस फेंगतियान पोर्ट को चुराने के लिए नहीं आए। ये सुनकर तो शान्यू का ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है कि तुम तो काफी चालाक हो, वैसे भी फेंगतियान पोर्ट की असल जगह तुम्हारे पास ही है, उससे तुमसे अच्छा इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। वैसे भी तुम तो कल यहाँ से जा रहे हो। इससे पहले कि शान्यू का ग्रैंडफादर अपनी बात को मुकम्मल कर पाता, मोयेन फौरन से बोलते हुए कहने लगा, आप मेरे सामने अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस बात का आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आप एक 7th स्टार एल्केमिस्ट हैं। आखिर शेंगदन सेट ये क्यों चाहेगा कि आप एक छोटी सी ब्रांच फैमिली का हेड बन जाएं? जिस पर तो शान्यू का ग्रैंडपा कहता है कि हाँ मैं तुमसे कोई भी चीज नहीं छुपा सकता, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। मोयेन अब उनसे कहता है कि हाँ मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। शान्यू का ग्रैंडपा तो यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किन सवालों के जवाब चाहता हूँ? ये सुनते साथ ही मोयेन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक पेज को निकाल लिया, जिसके ऊपर शान्यू के ग्रैंडपा के सारे सवालों के जवाब लिखे हुए थे। वो इसे शान्यू के ग्रैंडपा को देते हुए कहता है कि आपको 3 साल के लिए ज्ञान्यू की हिफाजत करनी होगी। ये सुनकर तो शान्यू का ग्रैंडपा कहने लगा, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं? जिस पर मोयेन उनसे कहता है कि अभी तक आपने उन सवालों के जवाब को नहीं देखा, इसी वजह से हम इस डील को कैंसिल कर सकते हैं। ये कहते हुए तो मोयेन यहाँ से रवाना हो गया, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि शान्यू के ग्रैंडपा कभी भी इस डील के लिए मना नहीं करेंगे। मोयेन के यहाँ से जाने के बाद शान्यू के ग्रैंडपा ने भी उस पेज पर लिखे हुए आंसर्स को देख लिया, जिन्हें तो देखते साथ ही वो अपने मन में कह रहे थे कि इसे कैसे पता कि आखिर मुझे किन सवालों के जवाब चाहिए थे। क्या 3 साल में ये इतना ज्यादा पावरफुल हो पाएगा कि शेंगदन सेट से मिस किन को वापस ले आए? इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर मू फैमिली की फर्स्ट लेडी पर आ जाता है, जिसका बेटा उससे कह रहा था, मदर मू फैमिली का हेड मैं बनूंगा
ना, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा तो मैं ही हूँ। जिस पर तो उसकी मदर उसे जवाब देते हुए कहती है कि शेंगमिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह की छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। ये सुनकर तो उसका बेटा जवाब देते हुए कहता है कि मदर मैं परेशान नहीं हो रहा, लेकिन आपने सुना नहीं था कि डैड ने क्या कहा कि मोयेन हमारी फैमिली का यंग लीडर है, साथ ही साथ वही हमारा चेयरमैन भी बनेगा। जिस पर फर्स्ट लेडी कहती है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। इसी तरह की सिचुएशन के लिए बहुत वक्त से प्लान कर रही थी। अगर मोयेन वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल है तो उसके दुश्मन सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे और लोग भी होंगे। जैसा कि लिन फैमिली आज तक उन्होंने मू किन्यू को बर्दाश्त किया, लेकिन वो मोयेन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए जितना जल्दी हो सके वो उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। नेक्स्ट हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मोयेन नैन्यू सिटी पहुँच चुका था। मोयेन का फादर मू किन्यू से कहता है कि अब जबकि तुम मू सेक्ट में आ चुके हो तो ये सारे के सारे लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इन लोगों से इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए। ये सुनते साथ ही मोयेन कहने लगा कि मुझे इन लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन फेक ग्रीटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। मोयेन की ये एरोगेंसी देखकर तो फर्स्ट लेडी को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहने लगी, आखिर तुम अपने फादर से इस तरह कैसे बात कर सकते हो। जिस पर तो मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिर आप होती कौन है हम दोनों की बात के दरमियान बोलने वाली, क्योंकि ना तो तुम मेरी सिस्टर हो और ना ही मदर, इसीलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हम दोनों के दरमियान यूँ बोलने का। फर्स्ट लेडी की तो यहाँ पर बहुत बेइज्जती होगी। तभी वहाँ पर सेकंड लेडी उसका साथ देते हुए कहने लगी, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर मोयेन मू फैमिली का चेयरमैन बनने के काबिल है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मोयेन से ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं और मोयेन को रिप्लेस करने की ताकत भी। एक कंपटीशन रखने के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये सुनते साथ ही मू किन्यू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिस पर तो सेकंड लेडी मू किन्यू से कहने लगी, आखिर आप मोयेन की स्ट्रेंथ को किंतियान के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि किंतियान अभी स्पिरिचुअल गैप रेलम के सेकंड स्टेज पर है। ये सब कहने के बाद सेकंड लेडी अपने बेटे से कहती है, जाओ और जाकर मोयेन को अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ ताकि यहाँ मौजूद सब लोगों के मुंह ही बंद हो जाएं। लेकिन हमारा मोयेन तो यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ था। वो सेकंड लेडी से कहने लगा, अगर मैंने अपने छोटे भाई को इस फाइट में ज्यादा इंजर्ड कर दिया तो इसका ब्लेम आप मुझ पर मत डालिएगा। ये सुनकर तो किंतियान को कीड़ा काटने लग गया, इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसे तो मोयेन ने सिर्फ अपने एक मुक्के का इस्तेमाल करते हुए डेर कर दिया। अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देखने के बाद सेकंड लेडी चेयरमैन से शिकायत करते हुए कहने लगी, मोयेन हमारी मू फैमिली का लीडर कैसे हो सकता है, इसने अपने ब्रदर के साथ कितना बुरा सलूक किया। लेकिन चेयरमैन तो उल्टा उसी को तंज करते हुए कहने लगे, तुम्हारा बेटा स्पिरिचुअल गैप रेलम के सेकंड स्टेज पर था, जबकि मोयेन तो फिजिकल बॉडी रेलम के 10th स्टेज पर है, जिसकी वजह से ये दोनों तो एक दूसरे के ओपोनेंट भी नहीं। कितनी शर्म की बात होगी अगर ये हमारे मू फैमिली का चेयरमैन बने। ये सब देखने के बाद थर्ड लेडी का बेटा भी उससे कहता है, मॉम मुझे लगता है कि मोयेन कोई आम आदमी नहीं। जिस पर तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे फादर मोयेन के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, इसीलिए तुम भी उसे ऑफेंड मत करना। साथ ही साथ तुम इस बात को भी याद रखना कि जिसके पास पावर्स है जरूरी नहीं कि वही रूल करे। इस दुनिया को हमेशा वही लोग रूल करते हैं जिनके पास दिमाग होता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मोयेन अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था, आज दोपहर में उस ग्रेट किलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से मेरी बेस कल्टीवेशन ब्लॉक हो चुकी। वो ये सब सोचते हुए मिस स्किन को याद करते हुए कहने लगा कि मुझे मिस स्किन के लिए अपनी पावर्स को इंक्रीज करना ही होगा, वो भी जल्दी से जल्दी। और इसी चीज के लिए वो ज़ूशियन स्क्रॉल के अंदर चला गया, जहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट टेक्निक्स उसके आसपास घूम रही थी, जिन्हें देखते हुए मोयेन अपने मन में कह रहा था, मुझे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग टेक्निक को ढूंढना होगा जो कि मेरे कल्टीवेशन बैरियर को ब्रेक थ्रू कर दे। मोयेन अभी ये सब यहाँ पर सोच ही रहा था कि अचानक से उसके सामने हेवनली लाइटनिंग बॉडी टेक्निक आ गई। इस टेक्निक में मोयेन थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकेगा। साथ ही साथ मोयेन के पास एक हार्टलेस सोर्ड टेक्निक भी आ चुकी। नेक्स्ट मॉर्निंग मोयेन इसी तरह की किसी जगह को ढूंढने के लिए जाने ही वाला था कि अचानक से उसके सामने 2 लड़कियां आ गई, जिनसे तो मोयेन सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों अब कौन हो। जिस पर तो इन दोनों ने ही अपने नाम बता दिए। लंबी वाली का नाम था किनशुआंग, जबकि छोटी वाली का नाम है किंजी, लेकिन हम इन्हें यहाँ पर लंबी और छोटी कहेंगे। लंबी वाली लड़की यहाँ पर मोयेन को बताती है, चेयरमैन के ऑर्डर्स की वजह से आज से हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। मोयेन के लिए तो ये और भी अच्छी बात है। अब मोयेन उन दोनों से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम दोनों को किसी ऐसी जगह के बारे में मालूम है जहाँ पर बहुत सारी थंडर लाइटनिंग हो। जिस पर तो लंबी वाली लड़की मोयेन की बात का जवाब देते हुए कहती है कि हमें इस तरह की किसी भी जगह के बारे में मालूम नहीं। मोयेन को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि इसे मालूम तो है कि वो जगह कहाँ पर है, लेकिन ये मुझे बताना नहीं चाहती। इसी वजह से मोयेन उन दोनों के करीब जाकर उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम लोगों को यहाँ पर चेयरमैन ने भेजा है, यानी कि तुम तो इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ होगी कि मैं जो कुछ भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मोयेन की ये बात सुनते साथ ही लंबी वाली लड़की को तो गुस्सा आ गया। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। इस
इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाती, छोटी वाली लड़की फौरन से बोलते हुए कहने लगी, यंग मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। वो जगह जिसके बारे में आप पूछ रहे थे वो नैन्यू सिटी से 10 मील दूर है। इस जगह का नाम है वैली ऑफ लाइटनिंग। उसके अगले पल ही ये तीनों ही वैली ऑफ लाइटनिंग के लिए निकल पड़े। इन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ पर कुछ लोग भी आ गए, जिन्हें तो वक्त रहते ही लंबी वाली लड़की ने सेंस कर लिया और वो मोयेन से ये कहते हुए जाने लगी कि मैं इन सबको मार डालूंगी। मोयेन यहाँ पर उसको रोकते हुए कहता है कि एक को जिंदा छोड़ देना ताकि वो जाकर यहाँ से अपने मास्टर को रिपोर्ट कर सके, जबकि छोटी वाली लड़की मोयेन के साथ ही रही, जो कि वैली ऑफ लाइटनिंग के बारे में मोयेन को बताते हुए कहने लगी, आज तक जो कोई भी स्पिरिट बीस्ट इस वैली के अंदर गया वो जिंदा वापस ना आ सका। आखिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? जिस पर तो मोयेन फ्लेक्स करते हुए कहने लगा, मैं तो बस यहाँ पर शावर लेने के लिए आया हूँ। ये कहते साथ ही मोयेन आगे की तरफ चला गया। तब तक वो लंबी वाली लड़की भी उन लोगों का काम निपटा कर यहाँ पर आ चुकी थी, जो कि मोयेन को ये लाइटनिंग वैली की तरफ जाता हुआ देखकर कहने लगी, क्या ये पागल हो गया है? मुझे इसे रोकना होगा वरना ये मारा जाएगा। ये कहते साथ ही वो मोयेन के पीछे रवाना हो गई, लेकिन लाइटनिंग से टकराने की वजह से वो दूर हट जाती है। लाइटनिंग वैली में आने के बाद मोयेन ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को बना लिया था, जिसकी वजह से लाइटनिंग अभी तक तो मोयेन को स्ट्राइक नहीं कर पाई और इसी वजह से मोयेन ने अपनी हेवनली लाइटनिंग बॉडी टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया, जिसकी फर्स्ट लेयर में लाइटनिंग एनर्जी को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जबकि सेकंड लेवल पर लाइटनिंग लेयर बनती है जिसके लिए बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी रिक्वायर होगी और थर्ड लेवल पर लाइटनिंग के ट्रेसेस मोयेन की बॉडी में आ जाएंगे, जिसकी वजह से मोयेन लाइटनिंग की पावर को इस्तेमाल कर पाएगा और इसी वजह से मोयेन ने लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी आसपास की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर फर्स्ट लेडी पर आ जाता है, जिसका सर्वेंट उसे आकर बताता है कि मोयेन लाइटनिंग की कोई सीक्रेट टेक्निक सीख रहा है। सर्वेंट की ये बात सुनते साथ ही फर्स्ट लेडी कहने लगी, तुम उस पर कड़ी नजर रखो, मुझे उसके एक एक पल की खबर चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से मोयेन पर आ जाता है, जिसने फाइनली हेवनली लाइटनिंग बॉडी टेक्निक को सीख लिया था, जिसकी वजह से तो अब मोयेन फिजिकल बॉडी रेलम के 10th स्टेज को सरपास करके स्पिरिचुअल गैप रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका। अब मोयेन अपनी लाइटनिंग पावर को चेक करने के लिए सामने मौजूद एक चट्टान को तोड़ देता है। ये देखकर तो लंबी वाली लड़की काफी ज्यादा हैरान थी। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह पॉसिबल है, लेकिन मोयेन ने तो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। हेवनली लाइटनिंग बॉडी टेक्निक को सीखने के बाद मोयेन वापस से घर आ जाता है। यहाँ पर तो एक सर्वेंट आकर मोयेन को बताता है कि यंग चेयरमैन चाहते हैं कि आप जूशियान हॉल में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर आज कंपटीशन होने वाला है। आपको वहाँ पर नैन्यून सिटी के बहुत सारे टैलेंटेड डेसिबल्स देखने को मिलेंगे। सर्वेंट की ये बात सुनते साथ ही छोटी वाली लड़की मोयेन को बताने लग गई, हर महीने जूशियन हॉल में ट्रेजर के लिए फाइट होती है और इस ट्रेजर को सिर्फ वही इंसान हासिल कर सकता है जो कि लगातार 10 फाइट्स को जीते। मोयेन यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुन ही रहा था कि तभी लंबी वाली लड़की भी बोलने लगी, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, उसी प्राइस की वजह से आजकल तो रॉयल फैमिली के लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। जिस पर तो मोयेन कहता है कि मैं वहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए नहीं बल्कि नैन्यू सिटी के टैलेंट को देखने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद तो मोयेन जूशियन हॉल की तरफ रवाना हो गया और रास्ते में उसे यूनर भी मिल गई, जिसे तो यहाँ पर देखते साथ ही मोयेन सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम भी यहाँ पर फाइट करने के लिए आई हो? जिस पर तो यूनर उसे जवाब देते हुए कहती है, नहीं मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी फाइट देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि अंकल ने तुम्हें चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। तो मैं पर्सनली इस चीज को देखना चाहती हूँ कि क्या तुम इसके काबिल हो या फिर नहीं। तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी सही है, लेकिन क्या तुम इस काबिल हो कि नैन्यू सिटी के टैलेंट्स का मुकाबला कर सको? इसके बाद ये दोनों ही अंदर की तरफ चले गए, जहाँ पर दो लोग फाइट कर रहे थे। यूनर अब मोयेन को एक लड़का दिखाते हुए कहने लगी, वो देखो ये है गू कियान यू, गू फैमिली का फर्स्ट जीनियस, साथ ही साथ ये स्पिरिचुअल गैप रेलम के फर्स्ट लेवल पर है। मिस यूनर यहाँ पर मजीद मोयेन को गू कियान यू के बारे में बताते हुए कहने लगी, गू कियान यू पिछले 3 महीनों से लगातार फाइट्स को जीते जा रहा है। यहाँ अरीना ने भी गू कियान यू ने अपने ओपोनेंट को बहुत बुरे तरीके से हरा दिया था, जिसे तो देखते हुए यूनर मोयेन से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुम इसके साथ कंपेयर करना चाहोगे? जिस पर तो मोयेन यूनर को जवाब देते हुए कहता है कि ये सब लोग जीनियस हैं और मैं यहाँ के किसी भी जीनियस को ऑफेंड नहीं करना चाहूंगा। जबकि यूनर तो यहाँ पर चाहती थी कि मोयेन जाकर उसके साथ फाइट करे। इसी वजह से तो यूनर ने उदास होते हुए अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। तभी उसकी नजर सामने मौजूद लिस्ट ऑफ कल्टीवेटर पर पड़ गई, जो कि अब चेंज हो चुकी थी। इसलिए वो मोयेन को दिखाते हुए कहने लगी, ये है लिस्ट ऑफ कल्टीवेटर्स, इसको 5 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ मौजूद सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स का रैंक 1 से लेकर 5 तक होता है, जबकि सिर्फ टॉप 10 लेवल के स्टूडेंट ही यहाँ पर खेल सकते हैं। गू किन्यू भी यहाँ पर अपने ओपोनेंट से फाइट जीतने के बाद 3rd प्लेस से 2nd प्लेस पर आ चुका। ये देखकर तो आसपास मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे, अगर गू कियानयू ने यहाँ पर लिंजियो को हरा दिया तो वो 2nd प्लेस पर आ जाएगा, साथ ही साथ उसे रिवार्ड भी मिलेगा। ये सुनकर तो उसके साथ खड़ा पर्सन कहने लगा, क्या तुमने हेवनली
हेवनली कल्टीवेटर की लिस्ट नहीं देखी, उसके अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि टॉप 10 के अंदर भी बिल्कुल थोड़े से लोग हैं। उनकी ये सारी बातें मोयन भी सुन रहा था, जिस पर तो वो यूनर से सवाल करते हुए कहने लगा आखिर ये हेवनली लिस्ट क्या है, जिस पर तो यूनर ने भी बताना शुरू कर दिया कि लिस्ट ऑफ हेवनली कल्टीवेटर में सिर्फ और सिर्फ जीनियस लोग ही आ सकते हैं क्योंकि उनकी कल्टीवेशन स्पिरिचुअल गैप रेलम के 5th स्टेज से भी ऊपर होती है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि अरीना में मौजूद गुकियान यू लिंजियो को चैलेंज करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। वो ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जल्दी से जल्दी सेकंड प्लेस पर आना चाहता है। गुकियान की बात सुनते साथ ही लिंजियो फौरन से फाइट करने के लिए पहुँच गया। इसके बाद इन दोनों ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फाइट करना स्टार्ट कर दिया। यूनर यहाँ पर मोयन से सवाल करते हुए कहने लगी आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, जिस पर तो मोयन उसे जवाब देते हुए कहता है कि जाहिर सी बात है लिंजियो ही जीतेगा। मोयन की बात तो पास में खड़े एक लड़के ने भी सुन ली, जिस पर तो वो मोयन से कहने लगा क्या तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हें क्या गुकियान के डेडली अटैक्स नजर नहीं आ रहे? लिंजियो तो बस उसके अटैक्स को डॉज करने में मसरूफ है, आखिरकार वो इस फाइट को कैसे जीतेगा? ये लड़का और कोई नहीं बल्कि गुकियान का छोटा भाई गुफेंग है। ये सब कहने के बाद गुफेंग की नजर यूनर पर पड़ गई, जिसे तो वो देखते साथ ही कहने लगा सिस्टर यूनर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और ये बंदा कौन है? जिस पर तो यूनर उसे जवाब देते हुए कहती है कि ये मू फैमिली का यंग लीडर है। ये सुनते साथ ही गुफेंग के मुंह से निकल गया अच्छा तो तुम मू येन हो? ये सुनकर तो यूनर हैरान हो गई क्योंकि ये दोनों तो पहली बार मिल रहे थे, तो फिर आखिर इसे मू येन का नाम कैसे मालूम है? लेकिन गुफेंग तो यहाँ पर बात को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। जबकि यहाँ पर अरीना में इन दोनों ने अपनी जेट फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लिंजियो की पावर ज्यादा होने की वजह से गुकियान पीछे की तरफ हट गया। गुकियान यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका था, इसलिए उसका भाई गुफेंग फौरन से उसके पास जाकर उसे सवाल करते हुए कहने लगा ब्रदर क्या आप ठीक हैं? ये देखते हुए यूनर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। गुकियान यू को यहाँ पर फाइट में हराने के बाद लिंजियो से कहने लगा तुम तो मेरे ओपोनेंट भी नहीं हो, मेरा एम तो यहाँ पर गुकिंग को हराने का है, मैं उसे हराए बगैर अपने स्पिरिचुअल गैप रेलम के सेकंड स्टेज पर नहीं जाऊंगा। ये सब कहने के बाद लिंजियो यहाँ से रवाना हो गया, जबकि गुकियान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी। उसका भाई उसे समझाते हुए कहने लगा कि गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम नैन्यू सिटी के टॉप 3 जीनियस में से एक हो। अपने भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद गुकियान उसे कहता है कि मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, वो पर्सन मैं ही हूँगा जो कि गुकिंग को हराएगा। गुकियान अब यहाँ से जाने ही वाला था कि गुफेन उसे बताता है कि यहाँ पर सिस्टर यूनर भी आई है अपने फियांसे के साथ, और ये मोयन अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप इस फाइट को हार जाएंगे और आप हार गए। मेरे ख्याल से तो शायद आप इसके कहने की वजह से हारे हैं। मतलब यार कुछ भी, कितने नॉनसेंस किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। इसके बाद ये दोनों ही मोयन और यूनर के पास चले गए। यूनर यहाँ पर गुकियान यू से कहने लगी बेशक तुम इस फाइट को हार गए लेकिन तुमने बहुत अच्छे से फाइट की, जिस पर तो गुकियान यू उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा सिस्टर मैं अगली बार जरूर जीतूंगा, कम से कम मैं उन लोगों से तो बेहतर ही हूँ जिन्हें सिर्फ दूर रहकर अपना मुंह चलाना आता है क्योंकि वो कुछ करने के काबिल तो होते नहीं। जिस पर तो यूनर उसे कहती है गुकियान यू ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये मू फैमिली के यंग चेयरमैन है, साथ ही साथ तुम्हारी सिस्टर के फियांसे। मोयन भी उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में कह रहा था कि इस पागल को पता नहीं मैंने कब ऑफेंड कर दिया, जबकि गुकियान यू तो यहाँ पर मोयन पर भड़कते हुए कहने लगा कि तुम लायक ही नहीं हो मेरी सिस्टर के फियांसे बनने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।